वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और बहुत जटिल विषय की चर्चा करेंगे। अब यह विषय क्या है कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि ये राजा और ये राजा किसान और नगर का जो हमारा विषय है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी। तो इतिहासों के सृजन में साधनों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन साधनों का उपयोग क्या कोई साधारण काम है? क्या यह कोई सरल विषय है? नहीं, ये साधनों का प्रयोग करना एक बहुत ही जटिल एवं कठिन काम है। समय समय पर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो आप सोचते होंगे कि भाई वैसे तो इतिहास के कुछ जनरल क्या है कि स्रोत या साधन है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के कुछ विशिष्ट साधन हैं या स्रोत हैं जिनके उपयोग के आधार पर, जिनका उपयोग करते हुए इतिहासकारों ने उसका अध्ययन किया, उसको इकट्ठा किया, उसकी समीक्षा की और इतिहास को प्रमाणित बनाने का काम किया। तो ये साधन क्या हैं? तो इन साधनों में कई तरह के साधन हैं। अब क्या है कि कुछ तो साहित्यिक साधन है, साहित्यिक साधन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य हैं, कई ग्रंथ हैं। चलिए भाई, जैन धर्म से जुड़े साधन हैं, और उसके अतिरिक्त और क्या है कि संस्कृत के कई साहित्य हैं। तो ये इनको सबको मिला के हम क्या कहते हैं कि यह साहित्यिक साधन है। उसके बाद क्या है, पुरातात्विक सामग्रियां हैं। ये क्या है? पुरातात्विक सामग्रियां। और ये पुरातात्विक सामग्रियां भी हैं। इस पुरातात्विक सामग्री में क्या है? उस समय के औजार हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, तमाम तरह की चीजें। तो ये भी हमारे साधन हैं। उसके बाद में और क्या है कि उसके भवन हैं या भवनों के अवशेष हैं। तो लेकिन एक और भी अजीब सा, खास करके ऐसे तो सभी राज्यों में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन मौर्य साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में ये क्या हुआ कि इन लोगों ने इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, जो अभिलेख तैयार किए। तो ये अभिलेख। अब इन जो साधन हैं, इन साधनों का कितना विश्वसनीयता है, इस पर हम कैसे विश्वास करें? तो इसका तो क्रॉस चेकिंग होना चाहिए, क्योंकि ये लिखने वाला अगर मान लीजिए किसी खास आदमी से, जैसे देखते हैं ना कि हमारे समाज में जब केस मुकदमा होता है और उसमें जो गवाहियाँ दी जाती है, तो गवाहों का संबंध देखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि जो आरोपी है उसका कोई निकट संबंधी है। अगर ऐसा हुआ, उसका निकट संबंधी है, उसका मित्र है, उसका क्लासमेट है, तो क्या होगा कि वह तो उसी का पक्ष लेगा। तो उसका अगर पक्ष लेता है, उसके साक्ष्य पर ही अगर भरोसा कर लिया जाए, तो क्या होगा कि हम उस केस का सही हल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही दूसरा है। तो यहाँ अब पहले तो हम साहित्य की बात करें, तो इसमें हम एक साहित्य की बात करते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो किसने लिखा भाई? कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य कौन था?
चंद्रगुप्त और बिंदुसार का महाअमात्य। महाअमात्य का क्या मतलब है कि उनका प्राइम मिनिस्टर। तो वह अपने राजा के विरुद्ध, अगर राजा में कोई त्रुटि होगी तो उसको उजागर तो करने की संभावना कम है। वह तो उसके पक्ष में, उसकी प्रशंसा में, उसको शक्तिशाली बताने का काम करेगा, उसको दयालु बताने का काम करेगा, उसको तत्पर बताने का काम करेगा, उसको जनहितकारी बताने का काम करेगा। तो अगर उसी पर हम भरोसा कर लें तो क्या ऐसा वास्तव जो कुछ लिखा है चाणक्य के अर्थशास्त्र में अपने राजा के बारे में, राजा के नीतियों के बारे में, तो राजा ने जो नीतियां बनाई क्या जमीन पर वैसी ही थी? क्या लोग उसका उसी तत्परता के साथ पालन करते थे? तो यह हमको सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब दूसरा करते हैं, पुरातात्विक सामग्रियां हैं। तो ये पुरातात्विक सामग्रियां, जितनी पुरातात्विक सामग्रियां मिली है दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जितने वस्तुओं का निर्माण उस कालखंड में हुआ वो सभी वस्तुएं खुदाई करके निकाली नहीं जा सकी, उन सभी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो एक तो जो प्रमाण के रूप में, जो साक्ष्य के रूप में ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन जितना कुछ था उन सब का उद्भेदन, उन सब का खोज, उन सब की समीक्षा तो नहीं हो सकी। तो अब हुआ क्या कि हो सकता है कि जो और सामग्रियां मिलते भी जा रही और आगे भी मिल सकती है, तो मिल सकती है वो जो अभी जो हमारे पास उपलब्ध है उसी की पुनरावृत्ति हो, तब तो ठीक है। लेकिन हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा या उससे कुछ अलग भी उसमें मिले, तो उससे तो एक नया रास्ता खुलेगा, एक नया विषय बन जाएगा। तो यहाँ भी इसके प्रयोग में, और दूसरी क्या है कि ये पुरातात्विक सामग्रियां जो मिली है ये खास करके अंग्रेजों के आने के बाद भी खुदाई, हड़प्पा की खुदाई भी तो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुई ना। तो मतलब हड़प्पा की खुदाई हुई तो ये हजारों हजार साल के बाद हुई। तो जिस रूप में ये वस्तुएं उपलब्ध थी, जिस समय इनका प्रयोग होता था, जिस समय ये प्रचलन में थे, खुदाई में इतने दिनों तक, लंबे समय तक असुरक्षित रहने, जमीन के नीचे दबे होने, खुदाई करके निकालने के इनका कुछ अंश तो डिफेक्ट हो गए, यानी उसकी चमक घट गई। कई बार तो खुदाई में वो टूट फूट गई, और कुछ के तो ऐसे हैं कि टूटा हुआ एक हिस्सा मिला लेकिन उसका दूसरा हिस्सा नहीं मिला जिसको जोड़कर हम देख सकें, हम समझ सकें। तो यह भी एक समस्या आई। और जो अभिलेख मिले, तो अभिलेख लिखा किसने और इसको प्लांट किसने किया? अब कौन सा अभिलेख, अशोका के काल के अभिलेख तो दुनिया के इतिहास के लिए एक मार्गदर्शन, अशोका का इतिहास किसी व्यक्ति ने नहीं, खुद अशोका ने अपने इन अभिलेखों के माध्यम से लिखा था, और यह पूरे उसके साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। तो लिखने वाला कौन था? तो लिखने वाले कौन थे कि विद्वान लोग थे। ये कौन विद्वान थे? राजा द्वारा नियुक्त। अब राजा के वो उनका समर्थन, राजा का समर्थन उनको प्राप्त था। तो जिसको राजा का समर्थन प्राप्त हो, जो राजा से अपने कार्य का पुरस्कार, उपहार या उसका मेहनताना जो भी आपका हो, आप लेते हैं, तो कैसे माना जाए कि आपने जो कुछ लिखा है वह निष्पक्ष लिखा है? अब राजा अपने बारे में कोई गलत बात तो लिखना नहीं चाहेगा, लिखवाएगा भी नहीं, और उसको लिखा गया। तो इसमें भी अब बहुत समय तक इसको हम क्या किए कि हम पढ़ ही नहीं पाए। अब जैसे ब्राह्मी लिपि की बात करें तो प्रिंसेप ने इसको पढ़ा, तो तमाम चीज़ें अशोका के समय का क्या है, बृहत अभिलेख पढ़ लिए गए, लघु पीलर अभिलेख, तो तमाम तरह के अभिलेख पढ़े गए। लेकिन उसमें क्या हुए कि एक तो पढ़ने में कठिनाई थी, और जिन शब्दों का प्रयोग करते देखा गया है उन शब्दों का प्रयोग क्या उस समय भी इसी अर्थ में होता है जिस अर्थ में हम उसको समझते हैं?
या उस समय उसके अर्थ कुछ और थे। तो यह भी एक समस्या है। और फिर राजा ने उनको किन जगहों पर रखा? अब कलिंग के विजय के बाद राजा अशोक विचलित हो गया था। जो वहां नरसंहार हुआ, रक्तपात, जो भी आप कहें, तो जो हुआ तो उसे वह विचलित था। लेकिन उस अपने अभिलेख में भी लिखा है, लेकिन उन अभिलेखों को उड़ीसा और आसपास के क्षेत्र में उसने नहीं लिखा, क्योंकि यदि वहां लगाए जाते तो वहां के लोगों में राजा के प्रति एक नकारात्मक भाव उठता कि भाई हमारे लोगों को इतने नृशंस तरीका से इसने केवल विजय की कामना के लिए हमारी इस पीढ़ियों की, हमारे लोगों की इस प्रकार से हत्या की है, तो वहां नहीं लगाया है। शेष भागों में लगे, शेष भागों में वो दिखाना चाहता है कि नहीं भाई मैंने तो रक्तपात देखा, मैंने लोगों को मरते देखा, मैंने युद्ध की विभीषिका को देखी और मैंने तय कर लिया कि आगे हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब हम अहिंसा व्रत के धारी बनेंगे और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। तो ऐसा भी था। अब कुछ और लोगों की बात करते हैं, तो और लोगों की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की बात करें। समुद्रगुप्त ने प्रयागराज में एक अभिलेख लगाया, तो उस अभिलेख में क्या है कि राजा को सबसे वीर दिखाया गया कि राजा सर्वशक्तिमान है। वह क्या है कि बड़ी दयालु है और शत्रुओं को बड़ी नृशंसता पूर्वक अपने पैरों से कुचल सकता है। तो इसमें कुछ कंट्राडिक्टरी बातें आती हैं। आप एक तरफ दयालु भी हैं और एक तरफ कठोर दंड देने वाले हैं। आप दूसरे के यश को या उसके कृति को मिटा देने की क्षमता रखते हैं और मिटा देते हैं। तो इन राजाओं की उक्ति है, तो केवल राजाओं की उक्ति या उसके द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है उनके आधार पर यदि हम इतिहास को देखें तो यह एक तरफा नहीं हो जाएगा क्या? जब ये एक तरफा हो जाएगा तो इतिहास के साथ पूरा न्याय तो नहीं होगा। तो इतिहास के साथ पूरा न्याय करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों को हमें देखना होगा और उसको देखने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और जिन चीज़ों को लिखा गया है उसको लोग कितना सम्मान देते थे, कितना उसका पालन करते थे, यह वास्तविक जमीन के धरातल पर किस प्रकार से उतरी या नहीं उतरी या कम उतरी या उसमें यदा कदा बाद है या बस केवल किताबों में लिखने के लिए, अभिलेखों में लिखने के लिए, ग्रंथों में लिखने के लिए है, जमीन पर उसका कोई असर नहीं। अब देखिए ना, हमारे देश में आज भी एक दहेज प्रथा का कानून है कि भाई अब कोई आदमी जो इस समाज से परिचित नहीं है, इसको ठीक से नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं, भारत के तो कानून में लिखा है दहेज लेना, दहेज देना अपराध है, तो ऐसा तो होता नहीं होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो यह है कि दहेज प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी चल ही रहा है। तो क्या ऐसा नहीं है कि इन अभिलेखों में, इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वह जमीन पर था या वास्तविक जीवन में उसका उतना ही सम्मान था, उसी भावना के साथ लोग उसका सम्मान करते थे जिस भावना के साथ इसे लिखा गया होगा? तो ऐसा हम नहीं देख पाते। तो इसमें जब हम इतिहास को प्रमाणिक बनाना चाहते हैं तो इन सभी तरह के साक्ष्यों को एक दूसरे से क्या करते हैं, काउंटर कराते हैं कि भाई वहाँ ऐसा लिखा, दूसरे ने क्या लिखा, तीसरे ने क्या लिखा। अच्छा, अगर लिखा है ऐसा था, ऐसा कोई भवन था, ऐसी कोई कला थी, तो उसके कोई अवशेष तो होंगे, कहीं ना कहीं तो वही मिला होगा, तो उस कराए। अब क्या है कि पुरातात्विक सामग्रियों से कराए, अभिलेखों के साथ कराए कि अभिलेख में क्या लिखा है। तो जब कई साधनों से उसकी पुष्टि हो जाती है तब तो इसको हम प्रमाणित मान सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग करने में इतिहास को, अब क्या हुआ कि इतिहास के हमारे जो इतिहासकार जिनको हम मान के चलते हैं या जो हैं वास्तव में हैं, तो उनकी भी कई विधाएं हैं। अब क्या है, एपिग्राफिस्ट हैं, पुरालेख वेत्ता, तो ये पुराने लिपियों को पढ़ना जानते हैं, चलिए
भाई। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं कि इन चीज़ों को, उस समय के आर्टिफैक्ट्स को, उस समय के पुरातात्विक सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, खुदाई भी करते हैं। जहाँ से खुदाई से मिलती है, चाहे वो भवन के अवशेष हों, मूर्तियाँ हों, कलाकृतियाँ हों, पीलर हों, अभिलेख हों, बर्तन हों, औजार हों, हथियार हों, घरेलू सामग्री, उपयोग में आने वाली सामग्रियाँ हो, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जमा किए। अब क्या करते हैं कि जो इतिहासकार हैं, इन चीज़ों का इनको संकलित मिल गया। अब इनका क्या करेंगे कि इनका ये अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। एक एक डॉट्स को बड़े ध्यान से ये जोड़ेंगे और फिर इसको काउंटर करेंगे कि साहित्य में क्या लिखा, आर्टिफैक्ट में क्या लिखा, उसके बाद में इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा, अवशेषों में क्या है। तो इन सब से एक खास निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो यह कोई सरल काम नहीं होता है, यह एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है। तो इन साक्ष्यों के अध्ययन में ये कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को बड़े श्रम के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी लगन के साथ करना पड़ता है। तब जाकर इतिहास कोई सीधी कहानी नहीं है कि किसी ने किसी से कुछ कह दिया, ये कहानी हो गई, हाँ ऐसा ही था। नहीं, इट इज़ नॉट ए स्टोरी। क्योंकि कहानियों में आप जानते हो ना कि कहानी, जैसे कि हम इतिहास के बारे में बोलते हैं ना कि इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, यानी बीती हुई कहानी। लेकिन आप कहानी को केवल समझिए कि कहानी क्या है। कहानी में कहानीकार को पात्र का नाम बदलने की सुविधा होती, उसका स्थान बदलने की सुविधा होती, उसके परिस्थिति। तो लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं। इतिहास में आप कुछ भी नहीं बदल सकते, ना स्थान बदल सकते हैं, ना नाम बदल सकते हैं। अब एक और साधन है सिक्के। तो सिक्के, कई सिक्के तो ये पहचाने ही नहीं जा सके कि भाई ये किस शासन का है। इसको किसी शासक ने जारी किया था या किसी बिजनेस हाउस ने, किसी व्यापारी वर्ग ने जारी किया था, या अच्छा उनका प्रचलन कहाँ था, कहाँ से मिले। अब कहाँ से मिले, जहाँ से मिले उसके आधार पर कहें कि यह शासन था। लेकिन जब समुद्र पार तक हमारे व्यापार थे, अगर रोमन साम्राज्य में अगर भारतीय सिक्के मिले हैं और उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि पूरा रोम हमारा था, तो यह तो इतिहास के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए इतिहास के अध्ययन में जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत है और उसमें अनेक बाधाएं, कठिनाइयां आती है। लेकिन एक तरीका क्या है कि एक तो हम इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हम आज के हिसाब से अपने तार्किक क्षमता का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से हम विभिन्न साधनों का उपयोग करके इतिहास को स्थापित कर पाते हैं। तो दोस्तों, पुनः आपसे एक बार आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।